एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल यानी कि आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप भी बुक के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी 13 से 15 अगस्त तक ओसवाल बुक्स की साइट पर ग्रेट फ्रीडम सेल चल रही है, जिसके तहत आप बैंक, एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स को परचेज अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजन और ओसवाल बुक्स की साइट का जो है वो लिंक दिया गया है, जहां पर आप जो है वो दीपिका 10 ये कोड अप्लाई करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब दोस्तों चलते हैं हमारे की एडिटोरियल की ओर और उसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल को देखेंगे। तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है ट्रबलिंग बिल ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखा गया है रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, ये हेडलाइन जो है वो कहना चाहती है कि सरकार का एक जो है वो नया कानून का जो ड्राफ्ट यानी कि एक बिल है, यानी कि आने वाला कानून है, जिसे अभी जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, एक तरीके से कि अभी उस पर बातें चल रही है, तैयारियां चल रही है, वो जो है वो लेकर आई है। ठीक है, सरकार एक नया कानून का ड्राफ्ट लेकर आई है। ये बदलाव जो है वो विदेश से आने वाली जो पैसे हैं, यानी कि जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कहा गया है ना, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यानी कि बाहर के देशों से जो मिलने वाली जो फंडिंग है या फिर जो डोनेशन है, उसके रूल्स पर बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस नए कानून की वजह से लोगों के मन में काफ़ी चिंता और दिक्कत यानी कि ट्रबलिंग हो रही है यानी कि परेशानी हो रही है एक तरीके से। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो जब भी बाहर के देशों से किसी एनजीओ या फिर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है तो सरकार उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बनाती है। इस बार जो नए रूल्स बनाए गए हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं कि ये इतने सख्त क्यों है और इससे जो है वो कि काम करने वालों को कि कितनी दिक्कत आएगी, ये भी चीज़ एक सामने आती है। ये जो हेडलाइन है वो एक कि नए कानून के के बारे में है, बात कर रही है, जो कि विदेश से आने वाले डोनेशन के रूल्स बदलने के लिए लाया गया है। और एडिटर का मानना है कि ये जो रूल्स है वो काफ़ी कि परेशान करने वाले रूल्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आज के हमारे एडिटोरियल में हमें जो है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों, क्योंकि हमने जो है वो हमारा टाइटल पढ़ लिया है तो एक तरीके से हमें पता चल गया है कि आज के हमारे एडिटोरियल का थीम क्या होने वाला है। दोस्तों, बेसिकली आज के हमारे एडिटोरियल का थीम है पॉलिटी। पॉलिटी क्यों है? क्योंकि पैसेज का मेन फोकस है गवर्नमेंट की पावर पर, पार्लियामेंट पर, एफसीआरए के लॉ पर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और जो सिटीजन या फिर जो कि सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन है उनके लीगल राइट्स पर है। तो इन सारे मुद्दों पर हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो इसलिए आज के हमारे एडिटोरियल का थीम कैसा है? तो पॉलिटी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हेडलाइन हमारी क्लियर हो चुकी है आपको। अब इसी के नीचे हमें जो है वो एक और लाइन यानी कि टाइटल दिया जाता है, जिसमें लिखा है द एफआरसीए अमेंडमेंट्स नीड रीड्राफ्टिंग इन द जेपीसी। इस लाइन का मतलब है कि विदेशी डोनेशन वाले कानून में जो नए बदलाव यानी कि जो अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है यानी जो कानून में किए गए जो चेंजेस है, यानी कि कि विदेशी डोनेशन वाले कानून में जो नए बदलाव किए जा रहे हैं उन्हें अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इन बदलावों को एक खास कमेटी यानी कि जो जेपीसी है, यानी कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो अलग अलग पार्टीज के जो एमपीज है उनको उनकी एक टीम होती है बेसिकली, तो उनके पास भेजना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। वहाँ पर इस पूरे ड्राफ्ट पर फिर से काम होना चाहिए और इसे जो है वो दोबारा जो है वो अच्छे से कि रीड्राफ्टिंग की जानी चाहिए। यानी कि किसी कानून को सुधार कर उसे नए सिरे से फिर से लिखना, उसे रीड्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आसान भाषा में समझा जाए तो राइटर ये कह रहे हैं कि सरकार की जो जल्दबाजी है उसमें जो कि ये जो नए रूल्स है उसको पास ना किया जाना चाहिए। इस बिल में जो है वो काफ़ी कमियां हैं, इसलिए पार्लियामेंट के जो सभी नेताओं की जो टीम है वो मिलकर जो है वो इस पर दोबारा कि चर्चा करनी चाहिए इन्हें, और जो भी गलत या फिर सख्त बातें हैं इसमें उन्हें ठीक करके नए तरीके से तैयार करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर एक बात बताई जा रही है। तो ये हमारा जो है वो कि हेडलाइन और जो टाइटल है वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको एक आइडिया कि मिल चुका है कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आर्टिकल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें शुरुआत में बताया जाता है
The Bharatiya Janata Party-led government's relentless zeal in over-regulating civil society organization is on display again in the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026, which it had sought to push through Parliament. यानी कि इस लाइन का मतलब है कि बीजेपी की जो सरकार है वो जिस तरह बिना रुके और पूरे जुनून के साथ, जुनून मतलब कि यहाँ पर रिलेंटलेस ज़ील बोला गया है। रिलेंटलेस ज़ील का क्या मतलब होता है? यानी कि बिना थके या फिर बिना रुके किसी काम में जुनून दिखाना। रिलेंटलेस का मतलब होता है लगातार और ज़ील का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट, जुनून। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है बिना थके या फिर बिना रुके किसी काम में जो है वो मतलब कि जुनून या फिर मतलब कि एक्साइटमेंट दिखाना। तो बीजेपी की जो सरकार है वो जिस तरह बिना रुके और पूरे जुनून के साथ आम लोगों के लिए काम करने वाली ये जो संस्था है, यानी कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो एनजीओज, सोशल ग्रुप या फिर जो पब्लिक के लिए काम करने वाली जो नॉन प्रॉफिट टीम है, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा कानून और रिस्ट्रिक्शंस यानी कि ओवर रेगुलेटिंग कर रही है। ओके, थोप रही है एक तरीके से, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो नियम या फिर जो कानून है वो लगाकर जो है वो इसको मतलब कि बांध रही है एक तरीके से। यानी कि वो सब इस नए फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल 2026 में साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें दिख रही है। सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट से जल्दी से पास करवाने के लिए जो है वो मतलब कि यानी कि एक तरीके से कोशिश की थी, यानी कि पुश थ्रू किया था, यानी कि किसी कानून या फिर प्रपोजल को बिना ज़्यादा बहस के जल्दबाजी में पास करवाना, ऐसी उनकी कोशिश थी। यानी कि आसान शब्दों में बोले तो राइटर ये कह रहे हैं कि सरकार को लगता है कि एनजीओज और जो बाकी सोशल ग्रुप्स है उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, और अपना ये जो कंट्रोल है वो बढ़ाने के लिए सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला जो नया बिल है पार्लियामेंट में जल्दी जल्दी पास करवाने की कोशिश की, जिससे कि सरकार का ये जो सख्त एटीट्यूड है वो एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जाता है। दोस्तों, ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो होते हैं जो मतलब कि सरकार से अलग होकर आम लोगों की मदद, शिक्षा या फिर जो हेल्थ है या फिर जो एनवायरनमेंट है उनके लिए काम करते हैं। जब सरकार उन पर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि सख्ती करती है तो राइटर और जो एक्टिविस्ट है उनका मानना है कि भाई इससे उनका जो है वो मतलब कि सामाजिक काम रुक जाता है और उन्हें हर छोटी बात के लिए जो है वो सरकार पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है वो ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है, आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट it has now been referred to a joint parliamentary committee यानी कि JPC. In 2020 the government got amendments to the Foreign Contribution Act or FCRA, passed the barred a registered body from passing funds to another, even one registered under the same act, and cut the share of foreign funds that could be spent on administration from half to a fifth among other restrictions. यानी कि इस लाइन का पूरा मतलब है कि जब लोगों और अपोजिशन ने इस नए बिल पर बहुत ही तेज़ अपोजिशन यानी कि जो प्रोटेस्ट दिखाया यानी कि किसी फैसले या फिर कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, विरोध जताया, तो अब इस बिल को आगे के डिस्कशन के लिए एक स्पेशल कमेटी को जो है वो रेफ़र कर दिया गया है, यानी कि कमेटी के पास भेज दिया गया है। रेफ़र कर दिया यानी कि किसी मामले को या फिर फाइल को आगे मतलब कि जाँच के लिए जो है वो भेज देना, तो ऐसा कर दिया गया है। इससे पहले साल 2020 में भी सरकार ने इस विदेशी डोनेशन वाले कानून में बदलाव किए थे। उन पुराने बदलावों के मुताबिक जो है वो किसी एक रजिस्टर्ड एनजीओ पर दूसरी रजिस्टर्ड एनजीओ का पैसा भेजने पर मतलब कि रोक यानी कि बार किया गया था, यानी कि एक तरीके से मतलब कि किसी काम को कानूनी पाबंदी लगाकर जो है वो रोक देना, उसे हम बार करना कहते हैं। तो किसी एक एनजीओ मतलब कि रजिस्टर्ड एनजीओ पर दूसरे रजिस्टर्ड एनजीओ का पैसा भेजने पर मतलब कि पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, चाहे वो दूसरी एनजीओ भी कानून के अंदर आती हो। तो इसके अलावा जो है वो मतलब कि विदेशी पैसे में से जो है वो एनजीओ चलाने और जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, यानी कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो ऑफिस का रेंट है, स्टाफ की सैलरी है या फिर जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, उनके लिए यूज़ होने वाले जो हिस्से हैं उसको 50% से घटाकर 20% तक कर दिया गया। यानी कि जो 5वां हिस्सा है या फिर जो 20% है उतना कर दिया गया, और भी जो है वो सारी मतलब कि पाबंदियों के साथ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आसान भाषा में यहाँ पर कहा गया है कि जब लोगों ने नए बिल के खिलाफ हंगामा किया तो सरकार ने इसे जेपीसी कमेटी के पास भेजा, यानी कि इसे जो है वो जेपीसी कमेटी के पास भेजना पड़ा। लेकिन सरकार ये सख्ती पहली बार नहीं कर रही है। 2020 में भी जब सरकार ने FCRA कानून बदला था तब उन्होंने एनजीओज के आपस में पैसे ट्रांसफ़र करने पर जो है वो बैन लगा दिया था, और ऑफिस खर्च के लिए जो है वो यूज़ होने वाले पैसे की जो लिमिट है वो भी आधे से घटाकर बहुत ही कम कर दी थी। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जाता है, इट नाउ प्रपोजेस टू गो फर्दर स्टिल बाय टेकिंग ओवर द एसेट्स दैट द मनी बिल्ट इवन ऑन द मियर लैप्स ऑफ अ सर्टिफिकेट
Under the bill, a donee organization can lose its registration not only when the government cancels it, but when renewal is refused, not applied for, or not granted before the old certificate runs out। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब सरकार पहले से भी आगे बढ़ने का प्लान यानी कि मतलब कि प्रपोज कर रही है एक तरीके से, यानी कि किसी नए नियम या फिर बात का प्रस्ताव रख रही है, यानी कि बना रही है, प्लान बना रही है, जिसमें वो उन सभी प्रॉपर्टी, ज़मीन या फिर जो सामान है, यानी कि जो भी एसेट्स है, एसेट्स का मतलब होता है यानी कि एनजीओ के पास जो भी मतलब कि इमूवेबल या फिर जो मूवेबल संपत्ति होती है उसको अपने कब्जे में ले सकती है, और जो उस विदेशी पैसे से मतलब कि बने थे, ठीक है। और ये जो कब्जा है वो तब भी हो सकता है जब किसी एनजीओ का सर्टिफिकेट बस टाइम खत्म होने पर मतलब कि रद्द यानी कि लैप्स हो जाए, यानी कि किसी की मतलब कि किसी लाइसेंस या फिर डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है या फिर जो टाइम पीरियड है उसका खत्म हो जाए। यानी कि इस नए बिल के हिसाब से डोनेशन लेने वाली जो एनजीओ है, यानी कि जो डोनी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो संस्था जिसे बाहर से डोनेशन या फिर फंड्स मिलते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ जो है वो तभी खत्म नहीं होगा जब सरकार उसे रद्द करेगी, बल्कि तब भी खत्म हो जाएगा जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया गया हो, ठीक है। रिन्यूअल रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर पुराना सर्टिफिकेट उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म होने तक नया सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलता है तो तब भी जो है वो मतलब कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है, राइटर कह रहे हैं कि सरकार अब जो है वो और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन टाइम पर रिन्यू नहीं हो पाया है, चाहे वो उनकी गलती से हो या फिर सरकार के ऑफिस में देरी की वजह से हो, तो सरकार उस एनजीओ की जो सारी प्रॉपर्टी और जो एसेट्स है उन पे जो है वो कब्जा ले सकती है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर नहीं बल्कि सर्टिफिकेट एक्सपायर होने पर भी मतलब कि होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है, एज सुन एज दिस हैपन्स the organizations of foreign funds and what was built with them will pass to government designated authority automatically। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जैसे ही किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म या फिर एक्सपायर होता है, वैसे उस संस्था के पास जितने भी विदेशी पैसा बचा है और उस पैसे से जो कुछ भी मतलब कि बनाया गया है, जो कुछ भी एसेट्स लिए गए हैं यानी कि जो सामान है, वो सब जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो सरकार के द्वारा तय किए गए किसी यानी कि मतलब कि किसी या फिर मतलब कि डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कि किसी सरकार के द्वारा चुनी कोई सरकारी बॉडी या फिर जो अफसर होते हैं उसके पास चला जाएगा। यानी कि आसान भाषा में कहे तो राइटर ये समझा रहे हैं कि अगर किसी एनजीओ का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद उन्हें जो है वो कोई टाइम नहीं मिलेगा। उनका जो पूरा बैंक बैलेंस है या फिर उनकी जो बनाई गई जो बिल्डिंग्स है या फिर जो खरीदा गया जो सामान है वो सब कुछ उसी पल जो है वो सरकारी कब्जे में चला जाएगा और सरकार का अफसर जो है वो उसे संभालने लगेगा। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, The property returns only if the organization re-registers within a period the government has yet to specify, failing which it is lost for good. According to the bill, a building put up only partly with foreign money will be taken over in full. The organization must then apply to get back the share not paid for with फॉरेन मनी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन का मतलब है कि एनजीओ को उनकी प्रॉपर्टी तभी वापस मिलेगी जब वो सरकार के द्वारा तय किए गए एक खास टाइम यानी कि स्पेसिफाई यानी कि किसी साफ तरीके से तय किया गया फिर जो बताया गया टाइम है उसके अंदर जो है वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ओके। अगर वो इस टाइम लिमिट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए छीन ली जाएगी, यानी कि लॉस्ट फॉर गुड, यानी कि हमेशा के लिए मतलब कि हाथ से निकल जाना या फिर ख़त्म जाना, उसे लॉस्ट फॉर गुड कहते हैं। तो हमेशा के लिए वो छीनी जा सकती है अगर रजिस्ट्रेशन टाइम पर नहीं हो सकता है तो। नए बिल के हिसाब से अगर कोई बिल्डिंग आधी भी विदेशी पैसे से बनी होगी तो सरकार उसे पूरी की पूरी कब्जे में ले लेगी। इसके बाद जो है वो एनजीओ को उस हिसाब को मतलब उस हिस्से को वापस लेने के लिए जो है वो अलग से अप्लाई करना पड़ेगा जो कि उनके अपने या फिर मतलब कि अपना जो मतलब कि देश का पैसा है उससे बना होता है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी एनजीओ की प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली तो उसे वापस पाने का एक ही तरीका है कि वो तय टाइम के अंदर जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन करवा ले। अगर टाइम निकल गया तो सब खत्म। और सबसे अजीब बात तो ये है कि अगर किसी बिल्डिंग को बनाने में थोड़ा सा भी मतलब कि विदेश का पैसा लगा हुआ है और बाकी अपना यानी कि अपने देश का पैसा है तब भी सरकार पूरी बिल्डिंग को जो है वो जब्त कर लेगी और फिर एनजीओ जो है वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए और अपना बाकी का जो हिस्सा है वो वापस मांगने के लिए अप्लाई करे। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। आगे कहा जाता है, द बिल डज अलाउ फॉर एन अपील टू अ डिस्ट्रिक्ट जज but only against what the authority does with the property letter. The refusal to renew cannot be appealed against and the organization will not be entitled to be heard before the refusal is made.
यानी कि इस लाइन का मतलब है कि इस नए बिल यानी कि इस नया बिल को जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास मतलब कि अपनी बात रखने की अर्जी लगाना, यानी कि अपील जो होता है, यानी कि किसी फैसले के खिलाफ जो बड़ी कोर्ट यानी कि जज के पास जाना, इसकी इजाज़त तो देता है। लेकिन ये जो अपील है वो सिर्फ इस बात पर हो सकती है कि सरकारी अफसर ने बाद में जो है वो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या किया। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से इनकार कर देती है, यानी कि रिफ्यूज़ कर देती है, तो उस इनकार के खिलाफ कोर्ट में कोई अपील की नहीं जा सकती। और सबसे अजीब बात यह है कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले एनजीओ को अपनी सफाई पेश करने या फिर बात करने का कोई हक भी नहीं मिलेगा, यानी कि एंटाइटल नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि कानूनी अधिकार या फिर हक नहीं होगा इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, राइटर बोल रहे हैं कि अगर सरकार किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने से मना कर दे तो एनजीओ जो है वो कोर्ट नहीं जा सकती। उन्हें ये मौका मतलब कि उन्हें ये मौका तक नहीं मिलेगा कि वो रिन्यू रद्द होने से पहले जो है वो आकर अपनी बात रख सके या फिर सरकार को जो है वो एक बार समझा सके। हाँ, जब मतलब कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी ले लेगी तो उस प्रॉपर्टी के बाद में जो भी मतलब कि उस प्रॉपर्टी का करेगी, बस उसके आगे की जो प्रोसेस है उस पर जज के पास जो है वो मतलब कि जाकर बात की जा सकती है कि उस प्रॉपर्टी का हुआ क्या। मेन रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, in the essence, because the authority acts on the center's instructions, the center can use opaque reasons to withdraw a license, take over the property and then direct the body now holding it। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि सच पूछो तो, यानी कि इन एसेंस का मतलब होता है कि सच पूछो तो, यानी कि असल में, या फिर एक तरीके से कंक्लूजन ये है कि क्योंकि ये जो सरकारी अफसर है या फिर ये जो बॉडी है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों या फिर आदेशों पर काम करती है, इसलिए सरकार बिना किसी को साफ वजह बताए, यानी कि ओपेक रीजंस का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसे कारण जो साफ ना हो या फिर धुंधले हो, छुपे हुए हो, तो यानी कि इसलिए सरकार जो है वो बिना किसी को साफ वजह बताए किसी भी एनजीओ का लाइसेंस वापस ले सकती है। इसके बाद सरकार जो है वो उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकती है और फिर उस प्रॉपर्टी को संभालने वाले जो है अफसर, उनको जो है वो अपने हिसाब से चलाकर मतलब कि चलाने का ऑर्डर भी दे सकती है। यानी कि आसान भाषा में यहाँ पर बताया गया है कि राइटर यहाँ पर पूरे मामले की जो असल मतलब कि चलत है वो समझाना चाह रहे हैं हमें कि ये सारा जो मामला है वो किस तरीके से चलेगा। अगर जो है वो सरकार किसी एनजीओ से नाराज़ होती है या फिर उसे पसंद नहीं करती तो वो बिना कोई खुला या फिर साफ कारण बताए उस एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर सकती है। इसके बाद वो उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो जब्त करके अपने अफसर को दे सकती है, ठीक है, और फिर वो अफसर जो है वो पूरी संस्था और प्रॉपर्टी को सरकार के मुताबिक चलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है, It is not surprising that minority religious institutions have been the most alarmed. This is true of Christian organization which runs thousands of schools, colleges and hospitals built and sustained with money from churches and congregation abroad। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस लाइन का मतलब है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, यानी कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि सबसे ज़्यादा डर और चिंता, यानी कि सबसे ज़्यादा अलार्म्ड माइनॉरिटीज़ के धर्मी संस्थाओं में देखी जा रही है। अलार्म्ड होना यानी कि एक तरीके से घबरा जाना या फिर खतरे से सचेत हो जाना। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो डर और चिंता है वो माइनॉरिटीज़ के जो धर्म है उनके संस्थाओं में देखी जा रही है। खास तौर पर जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में ये बात जो है वो बिल्कुल सच है, जो देश भर में जो है वो हज़ारों स्कूल, कॉलेजेस और जो हॉस्पिटल्स है वो चलाते हैं। ये सारी चीज़ें बाहर के देशों के जो चर्चेज है और वहाँ के जो लोगों के दिए गए जो डोनेशन है, कॉन्ग्रीगेशन यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है यानी कि किसी धर्म जगह पर जो है वो एक साथ जमा होने वाले जो लोगों का समूह है या फिर जो संगठन होता है उसे हम कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। धार्मिक जगह पर होने वाली जो लोगों की भीड़ है उसे कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। तो वहाँ के जो लोगों के दिए गए जो डोनेशन यानी कि जो कॉन्ग्रीगेशंस के द्वारा जो पैसे दिए गए हैं या फिर उनके पैसों से जो बनी है ये बिल्डिंग्स या फिर जो भी चीज़ें हैं या फिर जहाँ पर ये जो पैसे लग रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो आज तक उसी पैसे से जो है वो मतलब कि ये सारी चीज़ें चल रही है, सस्टेन हो रही है, ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो आगे फल फूल रही है। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो राइटर बोल रहे हैं कि इस नए कानून से सबसे ज़्यादा टेंशन में क्रिश्चियन और जो बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके एनजीओज जो है वो मतलब कि टेंशन में है। क्रिश्चियंस के बहुत सारे जो बड़े स्कूल्स है और जो हॉस्पिटल्स है जो कि सालों से बाहर के देशों के चर्चेज और जो लोगों द्वारा भेजे गए जो पैसे हैं उस पर निर्भर है। उन्हें डर है कि अगर उनका जो रजिस्ट्रेशन छिन जाएगा तो उनका मतलब कि सालों से चलता आ रहा ये जो सामाजिक काम है और ये जो बिल्डिंग्स है वो सब कुछ सरकारी कब्जे में चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो है वो मतलब कि एक तरीके से
मतलब कि खतरे की घंटी इस तरीके से हम कह सकते हैं, वो भी जो मतलब कि क्रिश्चियन या फिर जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, मतलब कि जो मतलब कि अल्पसंख्याक लोग हैं हमारे देश में, जिनकी मदद के लिए बाहर के जो देश है वो एनजीओ रन करने के लिए कुछ लोग डोनेशंस भेजते हैं, तो उनके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से थ्रेटनिंग ये बात होगी। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, hundreds marched in Aizawl, Mizoram under a newly formed council of churches. Organizations in Kerala have objected to the bill. Nagaland's chief minister wrote to the home minister seeking a parliamentary review, and the Tamil Nadu assembly has also unanimously resolved that the centre should withdraw the bill. यानी कि इस लाइन का मतलब है कि बिल के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो तेज विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, उसमें जो है वो हज़ारों लोगों ने अलग अलग चर्चेस द्वारा जो बनाई गई एक नई टीम है, उनके अंदर जो है वो मतलब कि पैदल चलकर अपना जो है वो गुस्सा दिखाया है। केरला की जो अलग अलग संस्था है उन्होंने भी जो है वो इस बिल पर सख्त आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन जताया है। ठीक है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने देश के जो होम मिनिस्टर है उनको लेटर लिखकर जो है वो मांग की है कि पार्लियामेंट में जो है वो इस बिल पर फिर से चर्चा और जांच की जाए, यानी कि होनी चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि तमिलनाडु की जो असेंबली है उसने भी जो है वो इन सभी यानी कि जो मतलब कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि जो मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें हो रही है, उनकी आपसी सहमति यानी कि यूनानिमसली, यानी कि ये जो मतलब कि बिना किसी विरोध के सभी लोगों द्वारा जो है वो एकमत होकर इसे जो है वो एक प्रपोजल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बिल को पूरी तरीके से वापस लेने की मांग की है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आसान भाषा में कहा जाए तो राइटर बता रहे हैं कि ये सिर्फ मतलब कि बात नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर इस बात का बहुत ही मतलब कि तेज़ विरोध हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि जो स्टेट्स है जैसे कि मिज़ोरम है या फिर जो नागालैंड है, वहाँ से लेकर साउथ के स्टेट जैसे कि केरला और तमिलनाडु तक सभी जगह से जो है वो सरकार के इस नए बिल के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स और जो लोकल चर्चेज़ है वो सब मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए या फिर से जो है वो रिव्यू किया जाए, यानी कि फिर से चेक किया जाए। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बताया जाता है, द होम मिनिस्टर हैज़ अश्योर्ड चर्च लीडर्स दैट द बिल विल नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, बट द टेक्स्ट ऑफ हिज ओन बिल सेज अदरवाइज. A hospital built decades ago can still be taken over today because of a certificate has been allowed to lapse. इस लाइन का मतलब है कि देश के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने चर्च के लीडर्स को ये भरोसा और ये आश्वासन यानी कि एक तरीके से अश्योर्ड किया है, यानी कि किसी को पक्का भरोसा दिया है कि ये जो नया कानून है ये पुरानी डेट से लागू नहीं होगा, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि किसी नए कानून को पिछली या फिर जो पुरानी तारीख है उससे लागू करना, उसे हम रेट्रोस्पेक्टिवली कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो है वो पुरानी डेट से लागू नहीं होगा, लेकिन उनके खुद के पेश किए गए बिल में जो लिखा गया है वो इस बात से बिल्कुल उलट यानी कि अदरवाइज है, यानी कि ये सारी बातें जो है वो उनके लिखी गई बातों में और बोली गई बातों में जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि सेम नहीं लग रही, कहानी जो है वो कुछ और ही बयां करती है। इस बिल के मुताबिक अगर सालों पहले बना कोई हॉस्पिटल भी हो तो उसे भी मतलब कि सरकार जो है वो आज अपने कब्जे में ले सकती है। बस इस छोटी सी वजह से जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टाइम पर जो है वो रिन्यू नहीं हुआ और एक्सपायर हो गया इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है आसान शब्दों में, राइटर यहाँ पर सरकार की जो है वो मतलब कि कथनी और जो मतलब कि और जो करनी है उनमें जो है वो फ़र्क दिखा रही है कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। होम मिनिस्टर जो है वो कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनके कानून के पेपर और कुछ बोल रहे हैं, यानी कि और ही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिस्टर के कहने के बावजूद बिल के जो नियम है वो इतने सख्त है कि अगर 30-40 साल पहले किसी भी विदेशी पैसे से कोई हॉस्पिटल बना था तो आज सिर्फ एक सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की वजह से सरकार उस पूरे हॉस्पिटल को जब्त कर सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि उनका कहना था कि भाई अगर रूल आपको लागू करना ही है तो आज से करो, कि भाई आगे से जो एनजीओज बन रहे हैं या फिर जो बाहर से फंडिंग हो रही है वो इस चीज़ को ना करे, लेकिन जो चीज़ अभी पहले से बन चुकी है, सालों साल से काम कर रही है, उसे कम से कम जो है वो बंद नहीं करना चाहिए या फिर उसे तो नहीं हटाना चाहिए। इस तरीके से एक बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन हमारे जो होम मिनिस्टर है उनकी बातों में डिफरेंस है और जो मतलब कि रूल्स पास हुए हैं या फिर जो भी मतलब कि कानून पास हुए हैं उनमें कुछ और ही बातें बताई जा रही है। तो एक तरीके से जो है वो यही चीज़ जो है वो टेंशन पैदा करने वाली बन रही है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, द JPC टू विच द बिल हैज़ बीन सेंट should redraft it to provide organizations with an opportunity to be heard before renewal is refused, as well as a right to appeal against such a refusal, among other changes that would make the regulation fair and transparent.
यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जेपीसी कमेटी जिसे जो है वो बिल के जांच के लिए मतलब कि भेजा गया है, उसे इस बिल में जो है वो ज़रूरी बदलाव करके इसे फिर से जो है वो नए सिरे से लिखना चाहिए। उन्हें जो है वो इसमें ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू करने से इनकार करने से पहले उन्हें अपनी बात रखने या फिर सफाई देने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड किया जाए, यानी कि मतलब कि कार्रवाई से पहले अपनी सफाई पेश करने का मौका मिले। साथ ही अगर रिन्यूअल ना मिले तो उस इनकार के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करने का जो अधिकार है, यानी कि जो राइट टू अपील है, वो भी मिलना चाहिए। इन सभी बदलावों से ये जो पूरा कानून है वो एकदम न्यायपूर्ण हो जाता है, फेयर हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि बन सकेगा, यानी कि जिसमें कोई छुपी हुई बात नहीं होती, सब कुछ साफ साफ दिखता है, बिना किसी भेदभाव के पक्षपात की सारी चीज़ें, यानी कि सारे डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो जनता के सामने आएगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि राइटर जो है वो एक सलाह दे रहे हैं कि जेपीसी को जो है वो इस बिल को सुधार कर लिखना चाहिए। किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले उन्हें जो है वो अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए, या फिर अगर रद्द हो भी जाए तो उनके पास जो है वो अदालत जाने का हक तो कम से कम दो, और ताकि जो है वो मतलब कि सरकार अपनी मर्जी से ना चल सके और काम जो है वो साफ और ईमानदारी से हो सके। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा एडिटोरियल तो यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो मतलब कि क्विज़ेस है उन्हें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मतलब कि हमारे पैसेज का टोन क्या था, कैसा था, वो हमें पहचानना है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शंस है कुछ, जैसे कि सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेटरी यानी कि सेलिब्रेशन वाला। तो मतलब कि पैसेज जो है वो गवर्नमेंट के प्रपोज्ड बिल की प्रेज नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके पॉसिबल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हाईलाइट कर रहे थे। ठीक है, तो सेलिब्रेटरी तो नहीं हो सकता, कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा था, कोई चीज़ मनाई तो नहीं जा रही थी, तो ये तो हमारा मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है न्यूट्रल। दोस्तों न्यूट्रल का यहाँ पर मतलब है कि भाई न्यूट्रल टोन में जो है वो ऑथर नॉर्मली दोनों साइड्स को रिलेटिवली इक्वल वेट देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑथर रिपीटेडली बिल के प्रॉब्लमेटिक प्रोविजंस को ही हाईलाइट कर रहे थे, दोनों चीज़ों को मतलब कि इक्वल नहीं रखा गया था, तो ये न्यूट्रल भी नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तीसरा हमारा आता है क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, यानी कि मतलब कि एक तरीके से क्रिटिकल था या फिर कंसर्न था, वो हमें देखना है। करेक्ट है ये, क्योंकि ऑथर बिल के प्रोविजंस को ओवर रेगुलेशन या फिर जो ओपेक रीजंस है, लैक ऑफ अपील है, या फिर जो प्रॉपर्टी टेक ओवर है, इनके जैसे कंसर्न्स के थ्रू जो है वो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और कंसर्न भी थे कि भाई अब अगर जो इतने सालों से एनजीओज बन गए हैं उन्हें अगर आप जो है वो मतलब कि उन पर कब्जा कर लोगे तो उनके द्वारा जो चलाई जाने वाली जो हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो एकदम से ठप पड़ जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कंसर्न भी किया गया था, क्रिटिकल भी था, एक तरीके से क्रिटिसाइज करने वाला भी था, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। दूसरा आता है ह्यूमरस, तो हमारा मतलब कि पैसेज फनी तो नहीं था। लास्ट आता है मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। तो भाई पैसेज का ओवरऑल अप्रोच जो है वो वार्निंग और कंसर्न वाला था, ऑप्टिमिज्म वाला नहीं था। तो हमारा जो मतलब कि ऑप्शन नंबर जो तीसरा है क्रिटिकल एंड कंसर्न, वही हमारा सही ऑप्शन है, उसे हम जो है वो मतलब कि करेक्ट मान के चलेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, What is the central concern raised by the passage regarding the proposed FCRA Amendment Bill 2026? यानी कि पैसेज का मेन कंसर्न क्या है वो हमें पहचानना है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है कि इट वुड इंक्रीज फॉरेन डोनेशंस टू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि फॉरेन डोनेशंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो पैसेज जो है वो डोनेशंस इंक्रीज होने की तो बात ही नहीं करता, तो ये तो हमारा ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा आता है कि भाई इट कुड गिव द गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसेट्स फंडेड थ्रू फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन फंड एसेट्स पर एक्सेसिव कंट्रोल मिल सकता है। तो ये सही है, ये सेंट्रल कंसर्न है। बिल के अंडर जो है वो रजिस्ट्रेशन लैप्स, रिफ्यूज़ल होने पर जो है वो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन फंड्स और जो उनसे जो बनी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि किसी सरकारी अफसर को जो है वो मतलब कि ये सारी चीज़ें जा सकती है, आगे से भाई वो संभालेगा इस तरीके से। तो ये तो चीज़ हमने पढ़ी थी। अगला आता है इट वुड कम्प्लीटली एलिमिनेट फॉरेन फंडिंग इन इंडिया, तो ये तो गलत है, फॉरेन फंडिंग कम्प्लीटली ही बैन नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। अगला आता है इट वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ डीलिंग विद एनजीओस, यानी कि एनजीओ से डील करने वाली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो कम हो जाएंगी। तो ऐसा भी कोई पॉइंट जो है वो पैसेज में कंसिडर नहीं किया गया है, तो ये भी गलत है। लास्ट आता है इट वुड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशंस विद अ स्ट्रॉन्गर एपेलेट राइट्स, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि
ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्गर अपील राइट्स मिलेंगे। तो एक्चुअली पैसेज बोलता है कि रिन्यूअल रिफ्यूज़ के अगेंस्ट अपील का प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, आप जो है वो ये पूछने जा सकते हो कोर्ट कि हमारी बिल्डिंग का हुआ क्या, बल्कि ये नहीं करने जा सकते कि भाई हमारी बिल्डिंग हमें वापस दो। तो अपील करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये तो सारा मतलब कि रूल ही उन्होंने रद्द कर दिया। तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन था कि भाई गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन और जो फॉरेन फंडेड एसेट्स है उन पर एक्सेसिव कंट्रोल मिल सकता है, ये चीज़ जो है वो सही थी, यही हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला हमारा आता है क्वेश्चन, अंडर द 2020 अमेंडमेंट्स टू द FCRA मेंशन इन द पैसेज व्हाट हैपेंड टू द परमिसिबल शेयर ऑफ फॉरेन फंड्स दैट कुड बी स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो 2020 का जो मतलब कि FCRA अमेंडमेंट्स था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पर फॉरेन फंड्स का परमिसिबल शेयर क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई इट इंक्रीज टू 1/5 टू 1/2, तो ये भी गलत है, ये तो डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है। 1/5 टू 1/2 नहीं हुआ था, 1/2 टू 1/5 हुआ था। इसमें से हमारा जो ऑप्शन कौन सा वाला होगा, सी वाला वैसे सही होगा, क्योंकि 1/2 टू 1/5 हुआ था, ये हमारा करेक्ट है। वैसे तो भी हम जो है वो देख लेते हैं सारे ऑप्शन। इट रिमेन अनचेंज टू 1/2, ये भी गलत है, शेयर अनचेंज नहीं रहा था। तीसरा तो हमारा जैसे मैंने बता ही दिया आपका 1/2 टू 1/5 हुआ था, इसलिए करेक्ट है। चौथा आता है इट वॉज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर कम्प्लीटली बैन भी नहीं हुआ था, तो प्रोहिबिटेड तो हम नहीं बोलेंगे। लास्ट आता है इट वॉज रिड्यूस फ्रॉम 1/3 टू 1/4, ये तो मतलब कि एक्सप्रेशन ही गलत है, इसमें तो कोई मेंशन ही नहीं है, 1/3 और 1/4 का कोई लॉजिक ही नहीं बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है कि 1/2 टू 1/5 जो है वो मतलब कि किया गया था, ये हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। इस तरीके से आप समझिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला हमारा आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीजनेबली बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से लॉजिकली क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन आता है कि भाई रिन्यूअल ऑफ एन FCRA सर्टिफिकेट इज एंटायरली विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल, यानी कि FCRA सर्टिफिकेट रिन्यूअल कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। तो ये तो गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट रिन्यूअल जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में तो नहीं है, तो ये तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा आता है फेल्यूर टू रिन्यू एन FCRA सर्टिफिकेट मे हैव कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड मियरली लूजिंग परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स, यानी कि सर्टिफिकेट रिन्यू ना होने के इफेक्ट पर जो है वो सिर्फ फॉरेन फंड्स रिसीव करने की परमिशन होने तक लिमिटेड नहीं हो सकता, तो ये तो सही है, ये इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है। सर्टिफिकेट लैप्स रिफ्यूज़ल के कॉन्सिक्वेंसेज में प्रॉपर्टी और एसेट्स का टेक ओवर भी आ सकता है, इस तरीके से तो हमने पढ़ा था। अगला आया है द बिल्स अप्लाइज ओनली टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, तो ये भी गलत है। पैसेज स्पेसिफिकली ओल्ड बिल्डिंग्स तक का एग्जांपल दे देता है कि मतलब कि जो पुरानी बिल्डिंग्स जो बन चुकी है, जो काम कर रही है, उन्हें भी जो है वो मतलब कि सीज किया जा सकता है, फिर उन पर भी कब्जा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अभी से बनना, जो अभी नेक्स्ट बनना जो स्टार्ट होगी ऐसी कोई बिल्डिंग, उन पर किया जाएगा, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन कैन फ्रीली अपील्ड अगेंस्ट एवरी गवर्नमेंट डिसीजन अंडर द बिल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हर गवर्नमेंट डिसीजन के अगेंस्ट फ्रीली अपील कर सकती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिन्यूअल रिफ्यूजल के अगेंस्ट अपील करने का राइट नहीं दिया गया है। इस तरीके से द बिल हैज़ ऑलरेडी बिकम लॉ, यानी कि बिल जो है वो मतलब कि लॉ बन चुका है, नहीं, ये अभी तक जो है वो बिल जो है वो JPC को रेफर हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी जो है वो लॉ नहीं बना है, अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट है। इस तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा था कि भाई मतलब कि सर्टिफिकेट लैप्स और जो रिफ्यूज़ल की कॉन्सिक्वेंसेज है उनमें प्रॉपर्टी और एसेट्स का टेक ओवर भी हमें जो है वो आ सकता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि हमें जो है वो गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है कि भाई द बिल हैज़ बिन रेफर टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि बिल जो है वो JPC को रेफर किया गया। तो ये जो पैसेज की जो है वो फर्स्ट लाइन में ही मतलब कि रेफर किया, हमें जो है वो मतलब कि बताया गया था कि भाई बिल जो है वो JPC रेफर किया गया है JPC को, तो JPC का रेफरल जो है वो मेंशन है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, हमें तो गलत वाला ढूंढना है, तो इसे तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा आता है अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में लूज इट रजिस्ट्रेशन इफ रिन्यूअल इज रिफ्यूज्ड और नॉट अप्लाइड फॉर, यानी कि रिन्यूअल रिफ्यूज या फिर अप्लाई ना करने पर रजिस्ट्रेशन लॉस हो सकता है, तो ये भी सही है। बिल के अकॉर्डिंग जो है वो रिन्यूअल रिफ्यूज नॉट अप्लाइड या फिर नॉट ग्रांटेड बिफोर एक्सपायरी होने पर रजिस्ट्रेशन लॉस हो सकता है, तो ये भी चीज़ मेंशन की गई है, ये भी हमारा गलत नहीं है, हमें तो नॉट करेक्ट वाला सेंटेंस ढूंढना है। अगला हमारा आता है द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी हर्ड बिफोर रिन्यूअल इज रिफ्यूज्ड, यानी कि रिन्यूअल रिफ्यूज़ करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सुना जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई। पैसेज जो है वो क्लियरली बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्यूज़ल से पहले हर्ड होने का इंटाइटलमेंट नहीं रहेगा,
तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, हमें तो नॉट करेक्ट वाला यानी कि गलत वाला ही स्टेटमेंट चाहिए था, तो ये गलत है, ठीक है, इसे कंसिडर करके चलो। तीसरा वाला, अगला हमारा आता है फॉरेन फंडेड प्रॉपर्टी मे पास ऑटोमेटिकली टू अ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यानी कि फॉरेन फंडेड जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ट्रांसफर की जाएगी। तो ये भी बात बताई गई थी कि किसी सरकारी अफसर को जो है वो भेजी जा सकती है, आगे से भाई वो संभालेगा, यानी कि फॉरेन फंड्स और उनसे जो है वो मतलब कि जो बिल्ड प्रॉपर्टी है यानी कि जो भी एसेट्स है, जो भी सामान है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो है वो सीज करके अथॉरिटी के पास जा सकती है। तो ये भी मेंशन किया गया था, ये तो हमारा मतलब कि करेक्ट सेंटेंस हो जाता है, तो इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। लास्ट एक हमारा बचता है, द बिल हैज़ जनरेटेड कंसर्न अमॉन्ग माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड है। ये भी करेक्ट है क्योंकि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और जो अदर माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनकी कंसर्न्स एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है कि भाई वो जो है वो मतलब कि कॉन्ग्रीगेशंस पे या फिर जो फॉरेन कंट्रीज़ है उनकी फंडिंग पे डिपेंड है, और उनकी जो एनजीओज़ है वो मतलब कि टीचिंग में, हेल्थ केयर सेक्टर्स में या फिर मतलब कि और किसी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर उन्हें बंद कर दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट है ये माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक जाति है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन है जैसे कि और भी बहुत सारी है, तो उन्हें जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ेगा, उन पर जो है वो ज़्यादा मतलब कि विपरीत परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी चीज़ जो है वो डायरेक्टली मेंशन थी, तो ये तो करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे जो है वो लगभग सारे ऑप्शंस करेक्ट है, बस हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन था ना कि रेन्यूअल रिफ्यूज़ करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सुना जाएगा, वही गलत होगा क्योंकि नहीं सुना जाएगा, उन्हें जो है वो मतलब कि एंटाइटलमेंट का हक ही नहीं दिया गया इस तरीके से। तो इसी के साथ जो है वो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होता है, जो कि हमें गलत ढूंढना था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ जो है वो हमारे सारे क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई। अब इसी के साथ हम जो है वो आज के इस एडिटोरियल में हमने जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं, वो कैब हमने जो कवर की है, उसे हम जो है वो मतलब कि एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ों की मीनिंग जो है वो एक तरीके से कंपाइल्ड वे में यहीं पर पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला वर्ड आज का हमने पढ़ा था रिलेंटलेस। ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि जो मतलब कि रुकने वाला नहीं है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, बिना थके या फिर बिना गिव अप किए कुछ कंटिन्यू करना, उसे हम जो है वो रिलेंटलेस कहते हैं। इसका जो सेंस है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो लगातार चलता रहता है और इजीली नहीं रुकता, उसके सेंस में हम जो है वो रिलेंटलेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बार बार फेल होने के बाद भी प्रिपरेशन करता रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसकी रिलेंटलेस एफर्ट है, यानी कि उसकी एफर्ट कैसे लगातार चलते रहने वाली है, कभी रुकती नहीं है, इस तरीके से ये होता है किसी का रिलेंटलेस होना। अगला हमारा आता है जील। दोस्तों, जील एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म होना, एक्साइटमेंट होना, डेडिकेशन होना। ये सिर्फ इंटरेस्ट से स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो किसी काम में इंटरेस्ट है, बल्कि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म रखते हो, एक्साइटमेंट रखते हो। यानी कि अगर आप किसी काम को बहुत ही एनर्जी और पैशन के साथ करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो है वो जील यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मतलब कि एग्जाम्पल भी है कि भाई कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही जील के साथ कर रहा है, मतलब कि वो फुल एंथुजियाज्म, फुल एनर्जी, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म और जोश के साथ किसी काम को करने की जो फीलिंग होती है, उसे हम जील कह सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है बार्ड। दोस्तों, बार्ड ये जो वर्ड है ना, ये पास्ट फॉर्म ऑफ बार है, ठीक है। ये वर्ब है एक तरीके से, यानी कि क्रिया है, और बार्ड का मतलब होता है किसी को किसी एक्टिविटी, प्लेस या फिर जो फैसिलिटी है या फिर जो कोई मतलब कि हक है, उससे जो है वो ऑफिशियली रोक देना, उसे हम बार्ड करना कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल स्टॉप से जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि बार्ड में जो है वो यूजुअली रूल, अथॉरिटी या फिर ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शन का सेंस होता है। यानी कि किसी चीज़ को करने से ऑफिशियली अगर किसी को रोक दिया गया है, तो उसे हम जो है वो बार्ड कह सकते हैं। अगर स्कूल के रूल्स के अकॉर्डिंग लेट स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में एंटर करने की परमिशन नहीं है, तो कहा जा सकता है कि भाई लेट स्टूडेंट्स वर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, इस तरीके से, यानी कि किसी को रोकना, उसे हम कहेंगे बार्ड। अगला हमारे पास आता है डोनी। दोस्तों, ये डोनी है, इसका यानी कि जो है वो नाउन है, और डोनी का मतलब होता है वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे डोनेशन, गिफ्ट या फिर जो मनी है या फिर जो प्रॉपर्टी है वो दी जाती है। इसका अपोजिट कंसेप्ट डोनर होता है। डोनर क्या होता है? जो देता है। डोनी क्या होता है? जो रिसीव करता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। जिसे डोनेशन या फिर गिफ्ट मिलता है तो उसे हम डोनी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक एनजीओ ने जो है वो मतलब कि अगर किसी ने जो है वो एनजीओ को 50,000 डोनेट किए हैं, तो जो मतलब कि देने वाला है वो तो मतलब कि डोनर है, और जो मतलब कि एनजीओ है वो क्या है? डोनी बन गई है, क्योंकि उसने रिसीव किया है, लिया है, इस तरीके से ये होता है किसी का डोनी होना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका है। अगला हमारा वर्ड आता है डेजिग्नेटेड।
दोस्तों डेजिग्नेटेड एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऑफिशियली किसी पर्टिकुलर पर्पस, रोल, पर्सन, प्लेस या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी के लिए सिलेक्ट या फिर अपॉइंट किया गया, यानी कि रैंडमली सिलेक्ट नहीं बल्कि ऑफिशियली असाइन किया गया, उसे हम डेजिग्नेटेड कहते हैं। यानी कि किसी स्पेसिफिक काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब कोई ऑफिशियली डिसाइड किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तो उसे हम डेजिग्नेटेड कह सकते हैं। जैसे कि स्कूल में अगर टीचर को एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है तो वो क्या है, डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर है। पैसेज में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली ऑथराइज्ड या फिर अपॉइंटेड अथॉरिटी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। ये होता है किसी का डेजिग्नेटेड होना, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओपैक। दोस्तों ओपैक ये एग्जेक्टिव है और इसका लिटरल मीनिंग होता है कि जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती या फिर जो ट्रांसपेरेंट का अपोजिट होता है वो, यानी कि लेकिन इसका एग्जाम्स और एडिटोरियल्स में इसका फिगरेटिव मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओपैक का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस, ऐसा डिसीजन या फिर ऐसा रीजन जो क्लियर नहीं होता, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, पारदर्शिता की कमी होती है एक तरीके से। यानी कि जो चीज़ क्लियरली समझ रहा है, जिसका प्रोसेस या फिर जो रीज़न है वो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर स्कूल मैनेजमेंट ने जो है वो किसी स्टूडेंट को कंपटीशन से हटा दिया लेकिन उसका रीज़न नहीं बताया कि उसे कंपटीशन से क्यों हटाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि भाई द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज ओपैक, यानी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इस तरीके से। हमारा अगला वर्ड आता है रेट्रोस्पेक्टिव। ये भी एक एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि पास्ट टाइम में हो चुकी सिचुएशंस, इवेंट्स या फिर जो एक्शंस है उनको बाद में देखना या फिर उन पर बाद में इफेक्ट होना, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव हम यूज़ करेंगे। यानी कि जो पास्ट की चीज़ों को भी अफेक्ट करे या फिर पास्ट को भी देखते हुए अप्लाई हो, उसे हम रेट्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि अगर स्कूल एक नया रूल बनाए और बोले कि ये रूल जो है वो पिछले सेमेस्टर में किए गए एक्शंस पर भी अप्लाई होगा, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम समझेंगे। अब हमारे पास एक लास्ट वर्ड हमारा बचता है यूनानिमसली। दोस्तों ये एक एडवर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है, वैसे ये एग्जेक्टिव है, यानी कि यूनानिमस ये एग्जेक्टिव होता है और यूनानिमसली हमने बोला है इसलिए ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि सभी मेंबर्स का एक ही ओपिनियन या फिर डिसीजन पर एग्री करना बिना किसी डिसएग्रीमेंट के, यानी कि जब बहुत सारे लोग जो है वो एक ही डिसीजन पर एग्री करते हैं तब हम जो है वो यूनानिमस कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।